हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन पढ़ने वाले हैं रिडक्स के बारे में। लेकिन रिडक्स में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि जावा स्क्रिप्ट एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक थोड़ी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि कुछ लोगों के मन में जो डाउट चलता है हमेशा कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, एंगुलर जेएस है, इन सब के अंदर किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट सारे यूज होते हैं। मतलब ये नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट से एकदम से अलग तरीके से क्यों दिखने लगते हैं, या फिर रिएक्ट जेएस के अंदर जो कोड है वो इतना अजीब दिखते हुए भी वो जावा स्क्रिप्ट के सारे फंक्शनलिटी को वो अप्लाई करता है। तो आपको क्या लगता है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग है या फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्रामिंग है जावा स्क्रिप्ट? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जावा स्क्रिप्ट एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग है तो आपको एक गलत लगता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही नॉर्मल और जैसी प्रोग्रामिंग सारी हैं, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, बिल्कुल उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट भी एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना अंतर होता है कि बाकी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डायरेक्ट HTML के साथ नहीं खेल सकती हैं और ये वाली प्रोग्रामिंग डायरेक्ट HTML के साथ खेलती हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि HTML वेब पेज का राजा है, बाकी सारे मंत्री सिपाही जो आपको मानना है मान सकते हैं। तो उसके साथ असल में जो मैनिपुलेट करने का काम करता है वो असल में जावा स्क्रिप्ट कर सकती है। तो जावा स्क्रिप्ट को इसीलिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो HTML के साथ सही तरीके से खेल सके। अब जो अभी जो नया तरीका बना है, मतलब 2014 या 15 के बाद कुछ ऐसा सिस्टम चालू हो गया है कि जो प्रोग्रामिंग उभर के आई है, जो एक तरीका उभर के आया है जो इसका जावा स्क्रिप्ट का, तो वो बहुत ही अजीब सा दिखने लगा है। उसकी एनालॉगी, उसको जो समझने का तरीका है वो एक अलग हो गया है कि रिएक्ट जेएस के अंदर एक बहुत ही फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ होता जा रहा है और समझ में नहीं आता है किस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं चीज़ें। तो रिडक्स को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, बहुत ही मस्त है। अगर इसको आपने समझ लिया ना, मतलब कभी नहीं बोलोगे कि मुझे जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, ये कभी नहीं बोलोगे कि मुझे रिएक्ट जेएस नहीं आती। तो उसको समझते हैं अपन। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन फन नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल नहीं की वैल्यू होता है यहाँ पे, नेम को अपन ने दिया सागर। एक और बनाया जिसके अंदर नम के अंदर अपन ने दे दिया, लेट्स से एक कोई भी वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू जो फंक्शन को अपन पास करेंगे, फंक्शन को अपन जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, इसके बाद एक और वैल्यू बनाते हैं, लेट्स से इंटीज के नाम से। उस इंटीज के अंदर अपन एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं 0। ठीक है, अब इसको फंक्शन के अंदर से इसको रिटर्न करा देते हैं। और ये अपन रिडक्स पढ़ने के लिए इसको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो रिडक्स इतना आसानी से समझ में आएगा ना, इतना आसानी से कि भाई लगेगा कि बहुत ही बच्चों का काम है। और console.log क्या करना है, OBJ को अपन को प्रिंट कराना है, OBJ को नहीं, एक्चुअल में अपन को फन को प्रिंट कराना है, फन। और इसके अंदर वैल्यू पास करनी है, तो एक वैल्यू ले लेते हैं 3। तो 3 वैल्यू, अभी आप इसका आउटपुट देखिएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं इसको रन कर चुका हूँ, तो रिलोड करते हैं। कंसोल पे जाना है, अभी मेन नेम अपना कंसोल है। तो कंसोल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, नेम सागर, नम के अंदर 3 और इंटीजर के अंदर 0। यही आपने अपन ने एक्सेप्ट किया था, मतलब एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा ही आउटपुट आना चाहिए। बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है। मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को अपन ने रिटर्न करवा दिया और फंक्शन को कॉल किया तो वो ऑब्जेक्ट अपने पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को कुछ इस तरीके से करते हैं। कॉन्स्ट एक सम नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन को कॉल किया, वहां पे अपन ने 3 पास किया, और कंसोल के अंदर मैं सम को प्रिंट कराता हूँ। तो क्या लगता है, क्या आउटपुट आएगा? आपको सी बात है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था कि वो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो अपन को प्रिंट होता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। नेम के अंदर सागर, नम के अंदर 3 और इंटीजर के अंदर 0। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोग्रामिंग चल रही है। अब बात आती है कि अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात ये है, एक फंक्शन है फन नाम का, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है, वो पूरा ऑब्जेक्ट अब सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। आ रहा है ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब सम के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सम डॉट नेम के अंदर वैल्यू कितनी है, अभी सागर है ना, इसको चेंज करके मैंने किया रोहित, इसको चेंज करके मैंने क्या किया, रोहित किया। और console.log, अरे यार ये पता नहीं क्या होता है,
कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं दोबारा से सम की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। देखना एक बार मैंने जब तक मैंने चेंज नहीं किया था वो वाला देखना, और जब चेंज कर दिया वो वाला देखना। तो यहाँ पे आएंगे और मैं करता हूँ रिलोड। तो यहाँ पे देखो एक मिल रहा है ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम सागर, नाम 3, इंटीजर 0, वो आउटपुट मिल रहा है। इसके अंदर नेम नाम का रोहित चेंज हो चुका है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। इस जगह पे अगर मैं इस तरीके से करूं तो ये दिखाएगा नहीं, इसको मालूम है कि चेंज हो गया लेकिन ये दिखाएगा नहीं। ये जगह है, तो ये जो दूसरा वाला अपन ने कंसोल किया था ना, दूसरा वाला, उसके अंदर वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये जो सागर वाला था ना वो गायब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब भी हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना कि नेम हो गया यहाँ पर रोहित और नम वही है, इंटीजर वही है। अब नम को चेंज करता हूँ मैं, मतलब फंक्शन के बाहर आ गया, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन चेंज कर रहे हैं इस तरीके से, सम डॉट नम। अब नम के अंदर अपन क्या पास कर सकते हैं कि क्या केवल वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर अपन ने वैल्यू पास करी, अब यहाँ पे अपन कुछ भी पास कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं एक एरे पास कर देता हूँ 3, कोई भी एक वैल्यू, एक और स्ट्रिंग। तो जो भी आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं इस तरीके से आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मतलब एक एरे अपन ने पूरा पास कर दिया नम के अंदर। अब मैं सम की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आखिरी वाला आया ना, इसके अंदर नेम रोहित है, नम के अंदर एरे है। इस एरे को अगर आप देखेंगे तो एरे के अंदर वो सारी वैल्यू हैं जो अपन ने इनपुट की तरह भी, मतलब जो अपन ने अभी पास करी वैल्यू, वो सारी वैल्यू इस एरे के अंदर अभी मौजूद है। ठीक है, अब क्या केवल 2 चीज़ें अपन पास कर सकते हैं? क्या वैल्यू और एरे पास कर सकते हैं? अब इंटीजर के अंदर करके दिखाते हैं, INTEG। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पूरा फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर पूरा फंक्शन पास करता हूँ। इसके अंदर एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से BAL नाम से कोई एक वैल्यू अपन ने ले ली। तो अब एक क्या बन गया कि सम इंटीजर फंक्शन तो था नहीं ना, फंक्शन तो नहीं था, शुरुआत में कुछ नहीं था। शुरुआत में अपन ने जो INTEG बनाया था वो एक की था, INTEG की, और उसके अंदर एक वैल्यू थी जिसका था 0, इस तरीके से था। लेकिन अभी क्या है, अभी INTEG अपन ने एक फंक्शन बना दिया है और उसके अंदर भी अपन एक वैल्यू पास करवा रहे हैं। मतलब कितना एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे। अब इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। समझने की कोशिश करो, अपन कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। डॉट किस लिए यूज करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर है ना, डॉट अपना क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। अगर आप C लैंग्वेज से आए हैं या किसी दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज से आए हैं, सबके अंदर डॉट जो यूज होता है किसके लिए? एक्सेस मॉडिफायर के रूप में यूज होता है। तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, लेट से A नाम से। A के अंदर अपन ने कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया, एक ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ, एक कुछ अच्छा ये गड़बड़ हो गई है कि अपन को यहाँ पे इस तरीके से इसको देना है, एरे के रूप में पास नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में पास करना है। इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इसको देते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। तो कॉन्स्ट ए के अंदर अपन क्या करेंगे, लेट से कुछ की वैल्यू देते हैं, एक और देते हैं की वैल्यू, नेम दे देता हूँ मैं, नेम विजय, और एक और दे देता हूँ सरनेम पाटीदार, और एक और चीज़ दे देता हूँ एज। मतलब कुछ भी जो भी आपको देना वो आप दे सकते हैं। एज के अंदर क्या करेंगे, वो वैल्यू इंटर करा देंगे, जो वैल्यू अपन इसको कॉल करेंगे। अब यहाँ पे आए, यहाँ से इस फंक्शन के अंदर से अपन ने ए को रिटर्न कर दिया। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करो, क्या होगा। इंटीजर नॉर्मल था, जब अपन ने डिफाइन किया था तब इंटीजर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू डाली थी। अब क्या किया, अब इंटीजर को अपन ने एक नया फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन के अंदर वैल्यू जा रही है, वो वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है। स्टोर होने के बाद पूरा ऑब्जेक्ट अपन को रिटर्न होके मिल रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होके मिल रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हो ना, कहाँ से कहाँ बात जा रही है। तो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग बस यहीं पे आके थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। अब मान के चलो, मैं आपको पहले इसको कंसोल ही करता हूँ, कंसोल पे करके दिखाता हूँ। कंसोल लॉग सम डॉट INTEG, और एक फंक्शन है, इसका प्रूफ ए है। फंक्शन को अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो INTEG को अपन ने क्या किया, कॉल किया, और इसके अंदर वैल्यू डाल दी, लेट से 8 डाल देते हैं, 8 डाली, और चलते हैं यहाँ पे, रीलोड करूँगा मैं। तो यहाँ पे आखिरी वाला देखो, नेम विजय, सरनेम पाटीदार, एज के अंदर ऑटोमेटिक 8 पहुँच गया, एज के अंदर ऑटोमेटिक 8 पहुँच गया। तो अपन ने क्या किया था, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर इस तरीके से सारा परफॉर्म कर दिया। फंक्शन एक था, फन नाम का फंक्शन था,
उसको सम के अंदर लेके आए और सम के अंदर लेके आने के बाद उसके अंदर कितने सारे अपन ने चेंज कर दिए, कितने सारे चेंज कर दिए, मतलब कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर ये फंक्शन यहाँ की जगह किसी दूसरी फाइल के अंदर डिफाइन होता और उस फाइल को अपन इंपोर्ट कर लेते तो क्या पूरा फंक्शन अपन को नहीं मिल जाता? मिल जाता ना। और तब भी तो अपन इसी तरीके से पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, दिमाग के अंदर इसकी इमेज बन रही होगी किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब यही चीज़ होती है किसी भी पैकेज को डाउनलोड करने पे, बिल्कुल सेम चीज़ होती है पैकेज को डाउनलोड करने पे। होता क्या है, जब आप पैकेज को डाउनलोड करते हैं तो वो सारी फाइल आपके लैपटॉप के अंदर कोड के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। जब वो सारी फाइलें इंक्लूड हो जाती हैं तो अपन जब उनके फंक्शन को कॉल करते हैं, उनके फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट, जो उनका जो पर्टिकुलर तरीका है, उसको जब आप कॉल करते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से अभी जो चेंज हो रहे हैं ना, इसी तरीके से उसमें अपन चेंज करते रहते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अपन क्या है परफॉर्म करते हैं। अब अपन रिडक्स के मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ पूरे को, RAFCE और CSS को इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट app.css। अब टर्मिनल पे जाते हैं, सबसे पहले इसको बंद करेंगे। इसके बाद अपन को 3 पैकेज डाउनलोड करने हैं। npm i सबसे पहला अपना रिडक्स, दूसरा अपना है रिएक्ट रिडक्स, तीसरा अपना है @redux.js टूलकिट। ठीक है, इसको एंटर दबाएंगे। बहुत जल्दी पैकेज डाउनलोड होता है, बहुत छोटे से पैकेज हैं, 1-2 सेकंड का समझ लेते हैं। हाँ, बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसके बाद अपन को npm run dev लिख के इसको अपने ऐप को चलाना है और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक अपन को देखने को मिल जाएगा इसका इफेक्ट। अब चलते हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 फाइलें बना के रखी हैं, user.jsx, count.jsx, main.jsx। तो count.jsx के अंदर चलता हूँ। जो अपन ने पैकेज डाउनलोड किए उनका अपन को यूज करना है अभी। अब अपन को इंपोर्ट, एक फंक्शन होता है क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन होता है किसमें, redux.js की टूल किट के अंदर। तो इस तरीके से लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे @redux.js। समझ में नहीं आ रहा कि एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही कि पहले पैकेज.json में जाते हैं कि क्या ये आ गया है, क्योंकि ये इसको redux.js का टूलकिट आ चुका है तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट क्यों नहीं किया। फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ। इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम देना है, मॉड्यूल का नाम क्या है, @redux.js टूलकिट। वैसे इसको करना चाहिए था लेकिन अभी इसने नहीं किया। तो क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन होता है जो redux.js की टूल किट के अंदर मौजूद रहता है और इसको इस तरीके से करते हैं। अब कोड को समझना, केवल बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना कि रिडक्स क्या होता है, वो उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको करने का तरीका है। बस कोड को समझने की कोशिश करना कि कोड क्या कर रहा है। और कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया अपन ने obj नाम से। इस obj के अंदर अपन क्या करेंगे, क्रिएट स्लाइस जो फंक्शन बनाया इसको कॉल करते हैं। इसको कॉल करने के बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम एक कंपलसरी है, नेम ही लिखना है, कुछ और नहीं लिख सकते। नेम लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इसके अंदर वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नेम वो पक्का वही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है इनिशियल स्टेट, और ये कंपलसरी है कि इनिशियल स्टेट ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। और इसकी वैल्यू में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 0 लिखा। इसके बाद यहाँ पे लिखना है रिड्यूसर्स, और यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया। ऑब्जेक्ट पास करने पे एक नाम देते हैं अपन, लेट्स से मैंने दिया इंक्रीज। ये क्या होता है, ये एक फंक्शन के रूप में पास होगा। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से अपन जो है एक फंक्शन के रूप में इसको बना देंगे। अभी अपन ने देखा ना किस तरीके से फंक्शन को बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, वो पूरी सेम वही प्रोसेस हो रही है। रिड्यूसर क्या है, की है, एज अ वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, पूरा फंक्शन अपन पास कर रहे हैं। तो ये 2 आर्गुमेंट लेता है वैसे, एक्स स्टेट और एक्शन। अभी अपन स्टेट के बारे में जानेंगे। स्टेट क्या है, स्टेट
दो, अरे यार, स्टेट, ये जो स्टेट है ना, ये वाली स्टेट, ये वाली वैल्यू को कंटेन करता है। जो यहाँ पे अपन ने वैल्यू इंटर करी है वो इस वाली वैल्यू को इंटर करता है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रिटर्न स्टेट, अरे यार, स्टेट +2, इस तरीके से अपन को इंक्रीज कर देना। कुछ भी अपन मतलब एक बहुत ही नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे आपको कोड करके दिखाया है। इसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, किसको डिफॉल्ट करेंगे, ओबीजी के अंदर जो है एक रिड्यूसर नाम की चीज़ होती है, रिड्यूसर्स नहीं, रिड्यूसर के नाम से चीज़ होती है, उसको अपन को एक्सपोर्ट करना रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ नहीं रहा है कोई भी एक्सटेंशन, वो समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। नहीं, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। रिएक्ट एक्सटेंशन फॉर रिएक्ट के लिए, लेकिन फिर भी ये बार बार ले नहीं रहा है, बहुत अजीब बात है, लेकिन फिर भी लेना चाहिए था। एक्सपोर्ट इंक्रीज किसमें से, इसको अपन क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को इस तरीके से लिखना है कि कॉस्ट इंक्रीज किसमें से जाना है, ओबीजे के अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम है एक्शंस, इसको अपन को क्या करना है इस तरीके से, और यहाँ पे अपन को इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना कोड अपन को यहाँ पे लिखना है। ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कोई भी कैलकुलेशन अपन परफॉर्म करवा सकते हैं। क्योंकि रिएक्ट जेएस वो रिडक्स पढ़ रहे हैं, तो रिडक्स की भाषा में इसको बोला जाता है एक्शन और इसको बोला जाता है रिड्यूसर। तो main.jsx के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे जो कोड लिखने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करना बस। इम्पोर्ट, और यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका नाम है कन्फिग्योर स्टोर, कन्फिग्योर स्टोर, और वो किसमें से मिलेगी, आपको मिलेगी वो वो मिलेगी रिडक्स जेएस के टूल किट में से। एक्टिव हो गई अपनी एक्सटेंशन, पहले नहीं थी। इंपोर्ट, एक चीज़ और आपको इंपोर्ट करनी है जिसका नाम होता है प्रोवाइडर, वो मिल जाएगी आपको रिएक्ट के रिडक्स में से, रिएक्ट रिडक्स। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। लेट्स से इसको बनाते हैं स्टोर नाम से, स्टोर नाम से एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर अपन ने क्या किया, इस कन्फिगर स्टोर के फंक्शन को कॉल कर दिया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया। क्या किया, ऑब्जेक्ट पास। अभी सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोड को समझो। वो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना कि स्टोरेज अलग होता है और रिड्यूसर होता है, चेंज स्टेट को चेंज कर देते हैं, वो अभी समझेंगे। वीडियो के एंड में मैं पूरी एनालॉजी उसकी समझाऊंगा। अभी केवल कोड को पकड़ने की कोशिश करो, कोड क्या कर रहा है। इसके अंदर एक रिड्यूसर नाम का वो होता है, इसको लिखना कंपलसरी है, इसको लिखना क्या कंपलसरी है। इसके अंदर अपन ने ऑब्जेक्ट पास किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन लिख सकते हैं कि क्या ऑपरेशन अपन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लेट से मैंने लिखा काउंट, काउंट के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ काउंट रिड्यूसर। अब ये काउंट रिड्यूसर अपन ने क्यों लिखा, काउंट रिड्यूसर को अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे इंपोर्ट काउंट रिड्यूसर फ्रॉम, कहाँ से अपन को मिलेगा, ये मिलेगा count.jsx में। ये कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। ये चीज़ आपने करी ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट डॉट रिड्यूसर, तो ये सारे रिड्यूसर अपन को मिल जाएंगे इस जगह पर, और इस जगह पे अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोवाइडर अपन ने इंपोर्ट किया ना, इसको क्यों इंपोर्ट किया, इसको इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि अपन जो है प्रोवाइडर के अंदर पूरा ऐप, पूरा जो रिएक्ट जेएस का ऐप है वो अपन रैप कर सकें। अब ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगने लगती हैं इस समय पे आगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसकी एनालॉजी मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। बस कोड समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इसको ध्यान रखो। ये वाला कोड आपको समझ में आना चाहिए, ये वाला कोड। इसकी एनालॉजी में समझाऊंगा कि इसको पूरे ऐप को प्रोवाइडर में क्यों रखा गया है और ये स्टोर का मतलब क्या है। ठीक है, अब जाते हैं user.jsx के अंदर। इसके अंदर RAFCE के साथ इसको लेते हैं और एक फंक्शन को अपन को इंपोर्ट करना है, उसका नाम है यूज सेलेक्टर। ये रिएक्ट रिडक्स के अंदर है। इसके अलावा एक फंक्शन और इंपोर्ट करना है जिसका नाम है यूज डिस्पैच। ये भी रिएक्ट रिडक्स के अंदर मौजूद है। अब यूज सेलेक्टर क्या करता है, ये जो स्टोर बनाया ना अपन ने, स्टोर नाम का वेरिएबल, इसके अंदर काउंट और काउंट रिड्यूसर, तो इससे क्या होता है कि जितने भी रिड्यूसर अपन ने इसके अंदर बनाए हैं, काउंट के अंदर जितने भी रिड्यूसर और एक्शन बनाए हैं, रिड्यूसर क्या ए, इसने क्या डिफाइन है, इसके अंदर अपन डिफाइन कर रहे हैं।
रिड्यूसर की है ना, की के अंदर अपन एज अ वैल्यू क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक्शन, जितने भी एक्शन है, एक एक्शन है अभी इंक्रीज, अभी डिक्रीज का भी हो जाएगा, तो अभी अपन करके दिखाएंगे वो। तो अभी इंक्रीज का केवल एक एक्शन है। तो यूजर के अंदर जाते हैं, तो यूजर के अंदर उसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज सिलेक्टर का इनोवेशन हुआ था। तो अपन लिखता हूँ कॉन्स्ट, अरे यार कॉन्स्ट काउंट, और इसके अंदर यूज सिलेक्टर को करते हैं कॉल। यूज सिलेक्टर एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन दिया जाता है, और जो अपना जो लेता है इसको नहीं इस तरीके से, अरे यार स्टेट, और स्टेट के अंदर कुछ इस तरीके से अपन पास करते हैं कि इसमें क्या क्या करना होता है। इसमें जो स्टेट है, ये जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, वो स्टेट है ए वाली। यहाँ पे अपन ने इनिशियल स्टेट दी है ना, ए वाली स्टेट इसके अंदर मौजूद है। फिर यहाँ से जो चेंज होके आएगी, वो चेंज होके स्टेट जाती कहाँ पे है, इस जगह पे, चेंज होके इस जगह पे स्टेट जाती है, इस जगह पे। जब वो चेंज होके जाएगी तो अपन को एक्सेस करेंगे इस जगह पे। कैसे करेंगे एक्सेस, कुछ ऐसे एक्सेस करेंगे स्टेट, अरे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव नहीं है आज अपना VS कोड, स्टेट डॉट काउंट, काउंट, इस तरीके से अपन इसको एक्सेस कर लेंगे। अब ये काउंट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो चेंज होके आ जाएगी, जो चेंज होके आएगी वो इसके अंदर आएगी यूजर, यूजर के अंदर अपन लिखवा देते हैं यहाँ पे काउंट को। अब चेंज होके तो आ जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी, सबके अंदर सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इंक्रीज नाम का फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ। और जब तक इंक्रीज नाम का फंक्शन कॉल होगा नहीं, जब तक वो अपनी स्टेज को चेंज नहीं करेगा, मतलब ये जो भी स्टेट है उसके अंदर जो +2 होना है, +2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन तो तभी एक्टिव होता है ना कि जब वो कॉल हो जाता है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज डिस्पैच का यूज करते हैं। तो अपन एक बनाते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच नाम का वेरिएबल, जिसकी मदद से अपन यूज डिस्पैच को, यूज डिस्पैच की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो इसके अंदर अभी आ जाएंगी डिस्पैच के अंदर। एक बटन बना लेते हैं अपन, एक डिव के अंदर ही बनाता हूँ, लेट्स से एक बटन बनाते हैं। इस बटन के अंदर क्लिक या इंक्रीज, बस इस तरीके से देते हैं इंक्रीज, और इसके अंदर में ऑन क्लिक, ये तो समझ में आता होगा ना कि ऑन क्लिक क्या होता है। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कराया फन नाम से, और फंक्शन फन को अपन ने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। जो अभी अपन जब अपन इंक्रीज नाम के फंक्शन को अपन को कॉल करना है, क्योंकि कॉल करना है, क्योंकि कॉल करना है सिर्फ इसीलिए अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट इंक्रीज, इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे और डिस्पैच के अंदर इसको कॉल कर देंगे इंक्रीज को, कुछ इस तरीके से अपन जो है कॉल कर देंगे जब भी अपन फंक्शन को कॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इससे पहले जब मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपका ऑब्जेक्ट वाला, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जो अपन ने फन नाम का फंक्शन बनाया है वो अपन बाहर भी बना सकते हैं। तो इंक्रीज नाम का फंक्शन कहाँ, बाहर दूसरी किसी फाइल में बना है, उसको कॉल इस फाइल के अंदर कर रहे हैं, तो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल प्रोग्रामिंग चल रही है। ठीक है, हो गया ये सब। अब चलते हैं यहाँ पे, आई होप कोई एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आ रही होगी तो इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि एरर तो कोडिंग का पार्ट है और आनी भी चाहिए। स्लाइस रिड्यूसर फॉर की काउंट रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, इफ द स्टेट पास टू द रिड्यूसर इज अनडिफाइंड यू मस्ट एक्सप्लिसिटली। ठीक है, तो इसके अंदर चलते हैं count.jsx के अंदर, इसका डिफरेंस होता है, कुछ नहीं है। इसको अपन लिखेंगे इनिशियल स्टेट, कुछ इस तरीके से लिखना होता है। बस चली गई अपनी एरर। लिखने का तरीका कभी कभी अभी इसमें, हाँ अभी अपन ने क्या करना है, app.jsx के अंदर आना है और इंपोर्ट यूजर को अपन को इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अपन को, ये चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल है, आप मतलब समझ में आती होगी क्या हो रहा है। बस अब करते हैं रीलोड को, कंस्पेक्ट में चलते हैं, कंसोल में क्या एरर आ रही है, यूजर इज नॉट डिफाइन, यूजर इज नॉट डिफाइन। अरे यार ये यूजर किस तरीके से है, यूजर कहाँ गए भैया, user.jsx, इसको देना पड़ेगा इस तरीके से नाम, और map.jsx में आएंगे और यहाँ पे अभी थोड़ा सही तरीके से काम करें। ठीक है,
अब मैं इंक्रीज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो 2 4 6 8 10 20 15 मतलब बढ़ता जाएगा लगातार, इस तरीके से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा तो अभी दिखाई देगा, देखो बढ़ रहा है ना, कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब पूरा ऑपरेशन कितनी अलग अलग फाइल के अंदर पूरा डेटा है, सब कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अपन। तो देखने में क्या लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरतमंद, बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है कि आप मान के चलो अपना कोड कितना ऑर्गेनाइज हो गया कि सारे फंक्शन किसके अंदर, इसके अंदर स्टोर है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टेट चेंज जो भी आपको करना है, जैसे मान के चलो मुझे अभी एक और फंक्शन अगर डिक्लेयर करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल भी, इंक्रीज की जगह मैं क्या कर दूंगा DEC, इसको मैंने लिख दिया डिक्रीज लिख दिया, और स्टेट के अंदर -2 और इंक्रीज की जगह यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, और इतना किया मैंने। और यहाँ पे user.jsx में आया, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V fun2 नाम से फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ DEC, और इस फंड को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल-V fun2 और यहाँ पे DEC और डिक्रीज, और मैं इंक्रीज की जगह यहाँ पे क्या करूँगा DEC डिक्रीज को भी ले लूँगा, और यहाँ पे चलते हैं अपन इसको बढ़ाया, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, इसको इससे बढ़ रहा है, अभी इससे घट नहीं रहा है। क्यों नहीं घट रहा है, क्योंकि कुछ गड़बड़ की है अपन ने। यहाँ पे count.jsx में आते हैं, यहाँ पे डबल डिक्रीज है, इसको DEC करते हैं, और ठीक है अभी ठीक है, रीलोड गया मैंने, इंक्रीज किया, इंक्रीज से बढ़ रहा है, डिक्रीज किया, डिक्रीज से देखो घट रहा है, वापस से 0 पे आ गया ना, माइनस में चला गया, देखो माइनस में चला गया। तो कितनी आसानी से अपन ने इंक्रीज डिक्रीज वाली पूरी फंक्शनैलिटी इस जगह पे लगा दी। एक बटन पे क्लिक करो, मतलब फाइल पे कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, समझ रहे हो ना, कहाँ पे जाके क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे जाके पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो कितनी आसानी से अपन अगर 10 20 50 फाइल के अंदर अपन को कोई डेटा भेजना हो तो कितनी आसानी से अपन भेज सकते हैं। मल्टी पेज अपने बन जाते हैं, बहुत सारे पेज बन जाते हैं, तो उसके अंदर डाटा भेजना तो कितनी आसानी से अपन भेज सकते हैं। तो उसके लिए ही तो रिडक्स बना था, इसी के लिए पैकेज जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में तो आई होगी किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद अपन कुछ भी किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपके बेसिक टर्मिनल जो मैंने बोला था कि मैं एनालॉजी समझाऊंगा आखिरी में, वो समझाता हूँ कि रिडक्स एक्चुअल में क्या चीज़ को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, क्या रिप्रेजेंट करने की वो कोशिश करता है। रिप्रेजेंट करने की कोशिश के लिए मैं आपको एनालॉजी समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आप अपने घर में बेसन के लड्डू आपकी मम्मी ने बनाए, ठीक है, बेसन के लड्डू आपकी मम्मी ने बनाए और आपको लिए वो उन्होंने एक अलग डब्बे में रखे हुए हैं। अब कोई बाहर से कोई बंदा आता है, अब वो बाहर से बंदे का मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्स आया है जी। जो बाहर से जितने भी पैकेज अभी अपन ने डाउनलोड किए थे ना, रिएक्ट अपना एक अलग पैकेज है जिसको अपन डाउनलोड करते हैं, फिर उसके अंदर अपन पूरा काम करते हैं। दूसरा एक पैकेज आया, रिडक्स नाम का पैकेज आया, उसको अपन ने इंक्लूड किया। ये जो 3 पैकेज इंक्लूड किए थे ना, रिडक्स JS और रिडक्स JS टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स, ये 3 पैकेज मानो चलो कि बाहर से कोई बंदा आया, उसने अपने लड्डू अलग बनवाए। अपने पास थे बेसन के लड्डू, और बेसन के लड्डू एक डिब्बे के अंदर रखे हुए थे। दूसरा एक बंदा आया, उसने बनवाए तिली के लड्डू बनवाए, और तिली के लड्डू बनवा के उसने बोला कि इसको एक डिब्बे में रखो। अब तिली के लड्डू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तिली के लड्डू रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी रिड्यूसर। जितने भी रिड्यूसर वो बना रहा है ना, वो क्या हो रहे हैं, जितने ज़्यादा तिली के लड्डू बनाना चाहता है उतने ज़्यादा वो तिली के लड्डू बना सकता है, समझ रहे हो ना। अगर जैसे एक बनाया तो एक रिड्यूसर बन गया था, रिड्यूसर के अंदर एक एक्शन था ना, 2 बनाया 2 एक्शन हो गए रिड्यूसर के अंदर, 3 बनाया 3 रिड्यूसर के अंदर 3 एक्शन, 4 बनाया रिड्यूसर के अंदर 4 एक्शन। तो लड्डू की कोई लिमिट है क्या, कितने भी लड्डू बन सकते हैं। तो उसने तिली के लड्डू जितने उसके मन में हुए उतने लड्डू उसने बनवाए, ठीक है। अब आपने लड्डू बनाए, लड्डू बनाने के बाद अब कहीं तो रखना था, जो डिब्बा इसने ढूंढा तो उसने बोला कि स्टोर नाम का एक डिब्बा ढूंढ लेते हैं। एक डिब्बा बनाया जिसका नाम है स्टोर के अंदर वो सारे जितने भी लड्डू थे उसने लड्डू जाके वहाँ पे रख दिए। अब लड्डू जाके तो उसने रख दिए, डिब्बे के अंदर लड्डू पहुँच चुके हैं। अब बात ये आती है कि डिब्बे को भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। डिब्बा के अंदर अपना लड्डू रख दिए, यहाँ पे जितने भी इसने रिड्यूसर बनाए
तो वो क्या होगा, लड्डू होगा। वो लड्डू उसने डिब्बे के अंदर रख दिए, यानी कि स्टोर के अंदर इसने रख दिए। अब बात होती है कि अब इसको कहाँ पे रखा जाए। डिब्बा बन गया, अब डिब्बे को कहाँ पे रखना है। डिब्बे को रख दिया इसने प्रोवाइडर के अंदर। डिब्बे को कहाँ पे रख दिया उसने, प्रोवाइडर के अंदर। अब प्रोवाइडर एक ऐसी जगह, मानो कि ये किचन है, किचन के अंदर क्या होता है, अगर जैसे बेसन के लड्डू का डिब्बा जो आपका था खुद का, वो भी किचन के अंदर रखा हुआ है। उसके लड्डू का डिब्बा, तिली का लड्डू का डिब्बा, वो भी किचन के अंदर रखा हुआ है। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, एक बड़ा डिब्बा बनाते हैं, उस बड़े डिब्बे के अंदर तिली के लड्डू और बेसन के लड्डू दोनों रख देते हैं। आई बात समझ में। उस बड़े डिब्बे के अंदर तिली के लड्डू, बेसन के लड्डू दोनों रख देते हैं और उसको रख देते हैं किचन के अंदर। तो प्रोवाइडर ने क्या किया, वो बड़ा डिब्बा लिया, वो बड़े डिब्बे के अंदर उसने क्या किया, आपके जो बेसन के लड्डू थे, यानी कि जितने भी फंक्शन रिएक्ट के अंदर क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं ना, फाइल बनती है, मतलब फाइल बनती है। ऐसे अपन मान के चलो, ये जो user.jsx है तो फंक्शन ही आखिर में, यहाँ पे देखो फंक्शन है। फंक्शन ने अपन को क्या किया, अपन ने एक्सपोर्ट किया। और अगर काउंट के अंदर आओगे तब भी अपन ने क्या किया, एक क्रिएट स्लाइस फंक्शन था, इसको अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट.रिड्यूसर की मदद से एक्सपोर्ट किया। यही किया ना, यहाँ पर भी अपन ने एक फंक्शन को एक्सपोर्ट किया, और रिएक्ट का जो फाइल है उसके अंदर भी अपन ने एक फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है। तो अपन main.jsx के अंदर क्या कर रहे हैं, सारे फंक्शन को, अगर एक उसके वो में समझाऊं तो सारे लड्डुओं को, तिली के लड्डू, बेसन के लड्डू, उसने सारे मिलाए, उसने एक बड़े से डिब्बे में वो सारे लड्डू रख दिए। तो इस बड़े से डिब्बे के अंदर ये सारे फंक्शन आगे, प्रोवाइडर नाम के अंदर सारे फंक्शन आगे सेट हो गए। अब प्रोवाइडर को आपके लैपटॉप के अंदर, जैसे वो किचन के अंदर रख दिया, ऐसे ही आपको प्रोवाइडर को आपके लैपटॉप के अंदर रख दिया। अब जब चाहो, जैसे चाहो लड्डू का, मतलब बेसन का लड्डू उठा लो, जब चाहो तिली का लड्डू उठा लो। अब वो बेसन का लड्डू आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, वो बंदा भी अगर एक्सेस कर सकता है। वो जो बंदा है, दूसरा बंदा जो बाहर से आया है, उसको तिली के लड्डू, बेसन का लड्डू दोनों मिल जाएंगे। आपको भी तिली के लड्डू, बेसन का लड्डू दोनों मिल जाएंगे। तो फायदा दोनों का होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा ना दोनों का। तो इस तरीके से जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट चलता है, वो 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिड्यूसर का, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्टोरेज का, तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक्शन का। एक्शन मतलब जो आपने स्टेट चेंज करी, यहाँ पे क्या हुआ, ये रिड्यूसर बना था, ये क्या बना था, रिड्यूसर। इसके अंदर आपने जो फंक्शन बनाया, इस फंक्शन ने क्या किया, जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया। स्टेट का मतलब ऐसा मत समझना कि स्टेट का मैनेजमेंट बहुत बड़ा कोई काम है, बहुत नॉर्मल सा काम होता है। एक वैल्यू होती है, वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर ये जरूरी थोड़ी है कि केवल इसको ही कॉल करो, एक वैल्यू कर दो, एपीआई कॉल कर दो। बस एपीआई क्या होती है, एसिंक डाटा होती है, उसको करने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग होता है, वो कभी और बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतनी समझो कि यही 3 चीज़ें होती हैं। एक रिड्यूसर होता है, एक स्टोरेज होता है, और तीसरा अपना एक्शन होता है। 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अपन ने क्या करते हैं, रिड्यूसर को डिफाइन किया, मतलब फंक्शन को अपन ने डिफाइन किया। और इस जगह पे क्या किया, इस जगह पे जो रिड्यूसर, जितने भी रिड्यूसर अपन ने बनाए हैं, जितने भी रिड्यूसर, उस रिड्यूसर को अपन ने स्टोर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने रिड्यूसर को उठाया, रिड्यूसर जितने भी थे वो वैल्यू को अपन ने यहाँ से उठा लिया। लेकिन वैल्यू के अंदर फंक्शन भी तो हैं, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे, जब तक फंक्शन एक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा। तो फंक्शन पहले एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद अपन इसको उठाएंगे, और उठाने के बाद अपन जो भी अपन करना चाहते हैं वो करो। यहाँ पे अपन ने प्रिंट करा दिया, चाहते तो किसी दूसरी फाइल के अंदर एज अ प्रॉप पास कर सकते थे। अब मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी अपन फंक्शनैलिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में पूरा जिस तरीके से इंटरनली हो रहा है ना, इंटरनली किस तरीके से हो रहा है, वो मैंने पूरा ऑपरेशन आपको बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्टिंग में करके दिखाया था कि ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग इसकी किस तरीके से, बिहाइंड द प्रोग्रामिंग किस तरीके से हुई होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि पैकेज जितने हैं कि इनकी बहुत कठिन प्रोग्रामिंग होती है, बहुत खतरनाक, ऐसा कुछ नहीं होता। रिडक्स की बहुत सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, बहुत ही सिंपल सी प्रोग्रामिंग। बस इसके अंदर जो स्टोर वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, और इसका एक और टूल होता है वो भी थोड़ा एडवांस है। बस वही 2 चीज़ें हैं जो रिडक्स डेव टूल्स, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिडक्स डेव टूल एक एक्सटेंशन है, जैसे अब मैंने वो उसकी कराई थी ना क्रोम में रिएक्ट की एक्सटेंशन, उसी तरीके से रिडक्स की एक्सटेंशन है, और इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फ़ायदा होता है। अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया है, मैं यूज करता हूँ तब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एसिंक डाटा के लिए। आपको से एसिंक डाटा जब अपन करते हैं तब अपन जाना यूज करते हैं इसका रिडक्स डेव टूल का, नहीं तो अपन को नॉर्मली मालूम है कि किस तरीके से एक्शन परफॉर्म होता है।
करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैंने अभी कर लिया ऐड टू क्रोम, और आप भी कर लेना ऐड एक्सटेंशन। बस इसको मैं बंद कर दूंगा और बंद करके चालू करूंगा दोबारा, तो ये यहाँ पे अपनी ऐड होते हुए दिख जाएगी। किस जगह पे दिखती है, इंस्पेक्ट करोगे तो इंस्पेक्ट करने के बाद इसमें इस जगह पे आओगे, यहाँ पे जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट के नीचे ही रिडक्स लिखा रहता है। मतलब अभी मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, फिर चालू करना पड़ेगा, उसके बाद दिखेगी, लेकिन आप करके देख लेना, उसमें मिल जाएगी आपको तुरंत। ठीक है, तो ये थी रिडक्स के बारे में, रिडक्स किस तरीके से काम करता है। और रिडक्स के अंदर कुछ भी जाना नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, मतलब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब मैं इससे जाना सिंपल कॉन्सेप्ट और जाना रिएक्ट के अंदर दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, आई होप आपको रिडक्स में समझ में आया होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बैक एंड मतलब इसकी फंक्शनैलिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही है, ये जो स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है जो अपन नॉर्मल वीडियो डालते हैं प्लेलिस्ट में, लेकिन क्योंकि रिडक्स को एक ही वीडियो में बताना जरूरी था, अगर मैं नहीं बताता तो आगे चले कन्फ्यूजन होना बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।